I'll wait for 2 more minutes. I think Sarthi is not connected yet. So everybody is connected now. क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हमने क्या देखा, विच स्टोन विल मूव फास्टर, द लाइटर वन, ठीक है। तो इसका Yes. आंसर हम क्या देखेंगे कि द स्टोन विच हैज लेस मास will move more faster। जिस स्टोन के पास कम मास है वो ज्यादा तेजी से जाएगा। अब इसको न्यूटन सेकंड लॉ से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देखो। बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ क्या होता है, एम ए होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एफ अपॉन एम इज इक्वल टू ए, ठीक है। एम को नीचे ले आए। अब देखो, इफ एफ इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब अगर हम दो केस की बात कर रहे हैं और दोनों केस में फोर्स इक्वल लग रहा है, तो उस केस में, इन दैट केस, एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। तो जब मास कम था तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसका यही मतलब होता है ना कि अगर मास कम था तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, अब देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। मतलब सेकेंड लॉ का यूज करके वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी कि फर्स्ट लॉ वैलिड है या नहीं है। अब देखो यहां पे, वी नो, और बाय सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से हमें क्या पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ए का क्या मतलब हो गया, वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो गया एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। या फिर अगर मान लो मैं ये पार्ट नहीं भी लिखता हूं तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, चलो मैंने इसे लिख दिया एम वी माइनस यू और नीचे में लिख दिया टी, ये आ गया फोर्स। अब देखो, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि नो, सर ये भी कॉपी करना है? हाँ जी, ये भी सॉल्व करना साथ साथ। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। नो नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख देना। मतलब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उस बॉडी पे अगर एक्ट नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे एफ इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहां पे एफ अगर जीरो तो ये क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी। टी को जब हम लेफ्ट में ले आते तो टी इंटू जीरो इज जीरो, ये हो गया एम बी माइनस यू। अब देखो यहां पर हमारे पास दो टर्म्स है, ये है पहला टर्म और ये है दूसरा टर्म, और दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जब दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो आता है तो इट मींस दैट ईदर वन ऑफ देम इज जीरो। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि दोनों में से कोई एक टर्म जो है इट इज जीरो। तो अगर m और v माइनस u इज जीरो, तो इट मींस दैट
ईदर m इज 0 और v माइनस u इज 0। अब देखो m तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, किसी भी बॉडी का मास कैसे 0 हो सकता है? सिंस m कैन नेवर बी 0, किसी भी बॉडी का मास तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो बॉडी ही नहीं रहेगी, वो तो गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि v माइनस यू 0 के इक्वल होगा। तो इससे क्या आ गया? v u के इक्वल आ गया। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है कि द बॉडी इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड। तो अगर फोर्स 0 लग रहा है, अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है। मतलब द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बॉडी इज मूविंग विद सेम स्पीड का क्या मतलब होता है कि बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। So if no force acts on the body, then body is in uniform motion. अब इसके आगे देखो। Now if body was initially at rest, अगर बॉडी शुरू में रेस्ट पे था, तो उस केस में u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर बॉडी शुरू में रेस्ट पे था तो u की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो इसका मतलब v भी क्या आएगा? ये भी 0 आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि v और u आपस में इक्वल है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होगा कि बॉडी विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, बॉडी विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। तो बात आई समझ में? अभी हमने क्या प्रूव किया कि अगर बॉडी पहले से ही रेस्ट में था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। और पहले हमने क्या देखा कि बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर, अगर मूव कर रहा था तो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो इन दोनों बातों से हमें क्या समझ में आता है कि अगर बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रहा था तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, दैट इज u इज इक्वल टू v। कब तक? कब? किस केस में? व्हेन द नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उस बॉडी पे वो क्या है? 0 है। तो यही तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है इट इज 0, देन इन दैट केस, उस केस में क्या होगा? इधर बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा, और बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम वेलोसिटी, या तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा या बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो इसे। Nitin, you want to ask something? No, sir. सो न्यूटन सेकंड लॉ का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया क्या होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क इज दैट कि न्यूटन सेकंड लॉ जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ है पूरा, ठीक है,
उस पूरे पैराग्राफ को यू हैव टू स्टडी, एटलीस्ट 2 बार तुम्हें उसे रीड करना है, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला हमारा एक ही है, F इज इक्वल टू ma, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी से हम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी साइंस की, तो उसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास हमारी खत्म हो गई है, यू कैन लीव द क्लास। सर मैथ की क्लास सेम टाइम पे होगी? हाँ हाँ, सेम आज? टाइम पे होगी 5:30। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट।